चलिए तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो जैसे कि हमने आप लोगों को कहा था कि हम जो अपना पहला बैच बनाने वाले हैं वो उत्तराखंड की सीरीज को लेकर है और उत्तराखंड के बारे में जितनी भी चीजें हैं, उत्तराखंड के जो भी टॉपिक है उन सभी को हम इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द प्रयास रहेगा कि आपके आगामी आने वाले जो एग्जाम है वहां तक हम इन सारी सीरीजों को आपके लिए उपलब्ध करवा पाए। तो इसी कड़ी में ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज, और जिसमें हम पहला टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है उत्तराखंड का इतिहास। और जान लेते हैं कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो उत्तराखंड है ये इसका उल्लेख कहां है और किन किन चीजों से हमारे उत्तराखंड के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास सीधे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड इतिहास के स्रोत, जहां से हम उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले जानकारी उपलब्ध करते हैं। तो पहली चीज ये देख लेते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है ये उत्तराखंड शब्द आया कहां से है। देखिएगा, अगर इसका शाब्दिक अर्थ भी देखें तो ये उत्तर में बसा हुआ एक छोटा सा खंड है, ठीक है। उत्तराखंड जो आपका नाम है, एक पुस्तक निकली थी आपकी 1911 में जिसका नाम था आपका केदारखंड। पहली बार जो उत्तराखंड शब्द नाम हमें देखने को मिलता है वो इसी पुस्तक में देखने मिलता है, जिसमें कि इस क्षेत्र के लिए आपका उत्तराखंड नाम शब्द दिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसका कोई भी प्रयोग नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब 1960 में हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा 3 जिलों का निर्माण किया गया, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, तो उस समय एक सरकारी गजट में इस क्षेत्र के लिए आपका उत्तराखंड शब्द नाम आया था। उसके बाद आप लोग जानते हैं जब हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय इस प्रदेश का नाम उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन बाद में 2007 में आपके इस क्षेत्र को उत्तराखंड शब्द नाम दिया गया था। तो ये तो हो गया उत्तराखंड शब्द से संबंधित। दूसरा देख लेते हैं कि हमारे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड जो है एक भूभाग है, इसकी जो जानकारियां हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं जहां से इसकी जानकारी मिलती है। देखिएगा, उत्तराखंड को जानने के जो मुख्य स्रोत हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से हैं। एक आपके साहित्यिक स्रोत हैं जो साहित्य के रूप में लिखे गए हैं, और एक आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो प्राचीन समय में जिन चीजों का प्रयोग किया गया था, जो हमारे आदि मानव थे उनके द्वारा जितनी भी चीजें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग की गई थी और उन्होंने जिन चीजों से अपने चारों तरफ का उल्लेख अपने माध्यम से किया है, तो वहां से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 2 प्रकार के स्रोत हैं उत्तराखंड को जानने के लिए, हमारे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत शामिल होते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ जो मुख्य रूप से हमारे धर्मों पर आधारित है। हिंदू धर्म पर आधारित जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनसे भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चर्चा करेंगे वो कौन कौन से ग्रंथ हैं। दूसरा है आपके गैर धार्मिक, जो किसी धर्म पर आधारित ना होकर, लेकिन इतिहास में बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे साम्राज्य हुए हैं, उनके जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने उत्तराखंड के बारे में जो भी चीजें अपनी पुस्तकों में लिखा है उससे भी हमें उत्तराखंड का वर्णन पता चलता है। तीसरा है यात्रा वृत्तांत, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि तत्कालीन समय पे जितने भी विदेशी नागरिक जो भारत में प्रवेश किया, जिन्होंने भी भारत में प्रवेश किया, जिसका भारत में प्रवेश होने के बाद हमारे उत्तराखंड में भी उनका प्रवेश हुआ, उनका भ्रमण हुआ, और उन्होंने इन चीजों से जो भी चीजें यहाँ पर उन्होंने देखी, उनसे उन्होंने जो भी जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख दिया। उसे कहा गया यात्रा वृत्तांत, और इस यात्रा वृत्तांत में भी हमारे उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। अगला जो हो जाता है वो हमारे लोक साहित्य। लोक साहित्य, देखिए शब्द से ही पता चलता है लोक और साहित्य। लोक का मतलब होता है जो यहाँ के लोग हैं या इस क्षेत्र के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनसे, और दूसरा है आपका साहित्य। लोक साहित्य मतलब जो लोकल चीजें, जो यहाँ के लोग हैं, इस भूभाग के जो लोग हैं उनके द्वारा जो भी चीजें अपने यहाँ पर प्रयोग की गई थी, या उनके द्वारा जो भी नृत्य, चाहे वो आपके कोई मांगलिक गीत है या इस तरीके से कोई भी स्रोत है, जागर है, पवाड़े हैं,
उनसे हमें जो यहाँ के बारे में जानकारी मिलती है वो कहलाता है आपका लोक साहित्य। तो ये तो था आपका साहित्यिक स्रोत। दूसरा देख लेते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम एक देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और दूसरा आपका आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो यहां पर हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे और यहां पर चर्चा करेंगे हम अपने धार्मिक ग्रंथ, गैर धार्मिक, यात्रा वृत्तांत और लोक साहित्य। देखिएगा सत्य, जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं और उत्तराखंड के बारे में जो हमें सबसे पहली जो जानकारी मिलती है वो हमारे ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व में लिखा गया जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो हमारा ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में हमें पहली बार इस चीज की जानकारी मिलती है जो हमारे उत्तराखंड के लिए एक शब्द देता है, देवभूमि या मनीषियों की भूमि। यहाँ के लिए जो शब्द निकल के आया था वो आपका मनीषियों की भूमि आया था, देवभूमि के रूप में इसको जाना गया है। वही हम ऋग्वेदिक कालीन जो व्यवस्था देखते हैं, ऋग्वेद में आपके आर्यों की उत्पत्ति हुई थी या आर्यों के द्वारा इन वेदों की रचना की गई थी। और आर्यों के टाइम पीरियड पे जो साम्राज्य हुआ करते थे उन साम्राज्यों को नाम दिया जाता था आपका जन। यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे, यदि प्राचीन काल का इतिहास देखेंगे आप, तो वहां पर हमें जो सबसे पहले वैदिक सभ्यता और इन चीजों की जानकारी मिलती है, तो वहां पर हम देखते हैं आर्य लोग, और आर्यों का जो साम्राज्य हुआ था वो जन के नाम से पुकारा गया। और इन्हीं जनों में से एक सबसे प्रसिद्ध जन हुआ जिसका नाम था आपका त्रिस्तु जन। देखिएगा, हमारा जिला पड़ता है पौड़ी। आपको ये भी बता दूं कि जो पौड़ी जिला है, पौड़ी जिले की स्थापना आपका 1840 में की गई थी। 1839 में पहले गढ़वाल जिले का निर्माण किया गया था और उसके बाद इसका मुख्यालय जो था वो श्रीनगर से पौड़ी में लाया गया और तब जाके पौड़ी जिले का निर्माण हुआ। उसी पौड़ी जिले में एक जगह पड़ती आपकी कोटद्वार, जिसका प्राचीन नाम बोलध्वज के नाम से भी आप जानते हैं। और कोटद्वार में एक जगह पड़ती आपकी कण्वाश्रम। उस कण्वा आश्रम में एक ऋषि हुआ करते थे, कण्व ऋषि। कण्व ऋषि, क्योंकि कण्वाश्रम जो ऋग्वैदिक काल है या वैदिक काल है, उस समय अपने शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और उस कण्व आश्रम में रहते थे आपके शकुंतला जी। और शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम विवाह का उल्लेख मिलता है आपके कालिदास जी की एक रचना है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में इस चीज की जानकारी मिलती है कि दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था भरत। और भरत के द्वारा जब अपने साम्राज्य की स्थापना की गई तो उसका नाम रखा गया था आपका त्रिस्तुजन। तो अभी आपके ग्रुप सी के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था कि जो ऋग्वैदिक काल का जो जन था उनमें से प्रसिद्ध जन कौन सा था जो उत्तराखंड में था, वो त्रिस्तु था। तो इससे भी हमें क्या मिलती है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा आप देखते हैं कि हमारा जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ वाला रीजन, ऐसा माना जाता है कि जब आपके पुराणों की जो रचना हुई थी वो यहीं पर की गई थी, या महाभारत की जो रचना की गई थी या जो उसको लिखा गया था वो हमारे बद्रीनाथ वाले रीजन पे लिखा गया था। यहाँ पर जो आपका गणेश गुफा और व्यास गुफा है, ऐसा माना जाता है कि व्यास जी के द्वारा जो भी चीजें अपने मुंह से बोली गई उसको गणेश जी के द्वारा लिखित रूप में लिखा गया था। तो गणेश गुफा हो गया, व्यास गुफा हो गया, स्कंद गुफा हो गया, आपका मुचकंद गुफा हो गया, ये सारे जहां से हमारे पुराण, हमारे साहित्य लिखे गए थे, हमारे वैदिक कालीन जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे, वो उन सब की रचना ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ वाले रीजन में हुई थी। यदि हम इसी वैदिक सभ्यता को देखें तो वैदिक सभ्यता के अनुसार से हमें एक ग्रंथ मिलता है आपका स्कंद पुराण। क्योंकि जब पुराणों की रचना हुई थी, जब चारों वेद लिखे गए थे, चारों वेद लिखने के अंतिम जब भाग हुए थे, जब वेदांत आपके लिखे गए, जब वेदों का अंत हुआ, उसके बाद पुराणों की रचना हुई। पुराणों की जो संख्या मानी गई वो 18 पुराण माने गए हैं। ठीक है, उन 18 पुराणों में से जो एक पुराण है आपका स्कंद पुराण, इस स्कंद पुराण में 2 भूभागों का उल्लेख हुआ है। एक उल्लेख है आपका केदारखंड, आप जानते हैं कि केदारखंड आपके गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है आपका मानसखंड। मानसखंड आपका कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वहां पर इस क्षेत्र के लिए आपका ये 2 शब्द प्रचलित हैं, केदारखंड और आपका मानसखंड। इसी वैदिक कालीन सभ्यता को देखें तो यहाँ पर एक चीज हमें और दिखाई देती है कि दक्ष प्रजापति
और उनकी राजधानी और उनके साम्राज्य के बारे में। यहां से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि दक्ष प्रजापति की जो अपनी राजधानी थी वो आपके हरिद्वार कनखल में स्थापित थी। और ऐसा माना जाता है कि इनकी दो पुत्रियां थी, जो बड़ी पुत्री थी आपकी दिति और जो छोटी पुत्री थी आपकी अदिति। दिति से माना जाता है कि दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और अदिति से कहा जाता है कि देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। और इन्हीं देवताओं के द्वारा जो अपना पहला प्रवास बनाया गया, जो अपना पहला निवास बनाया गया, वो हमारे उत्तराखंड में बनाया गया। और उन्हीं चीजों से हमें क्या मिलती है, इस उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। अब थोड़ा से ये तो हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। उसी के अलावा यदि हम बौद्ध ग्रंथों को देखें तो बौद्ध ग्रंथ में एक पुस्तक लिखी गई है आपकी दिव्यावदान। और दिव्यावदान में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि जो हमारा उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड के लिए आपका हिमवंत शब्द पुकारा गया है। ये आपके अभी के एग्जामों में पूछा गया था कि बौद्ध ग्रंथों में इस क्षेत्र के लिए किस नाम से पुकारा गया है। तो जो यहाँ का क्षेत्र है वो हिमवंत के नाम से पुकारा गया है। वही हम अपने धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो वहां पर हमारा एक ग्रंथ है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि जब आपके वेद लिखे गए थे तो वेदों को और सरल रूप करने के लिए उनके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। और ब्राह्मण ग्रंथों की जब रचना हुई तो उसमें एक प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण के साथ दूसरा है आपका महाभारत, क्योंकि इस बार आपका जो विकिपीडिया का सवाल, विकिपीडिया 746 कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि महाभारत में इस क्षेत्र के लिए क्या नाम पुकारा गया है। तो महाभारत और ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए उत्तर पुरु शब्द नाम दिया गया है। साथियों, उत्तर पुरु जो शब्द है ये आपका उत्तर वैदिक काल का है, क्योंकि जब आपके वैदिक काल समाप्त हुआ, आर्यों ने अपना निवास स्थान हमारे पूरे उत्तर बिहार तक ये फैलाया था, तो तब जाके एक शब्द निकल के आया उत्तर पुरु। पांचाल, हस्तिनापुर, ये सारी चीजें उसी के बाद निकल के आई थी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में जो शब्द निकल के आया है वो है यहाँ के लिए उत्तर पुरु शब्द है। तो ये तो थे हमारे साहित्यिक स्रोत, जहां से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि इन्हीं वैदिक काल में ऐसा भी माना जाता है कि जब पृथ्वी का पलायन हुआ था, पृथ्वी पे यहाँ पर एक कालक्रम समाप्त हुआ था, और जब पुनः इस धरती की स्थापना हुई थी तो तब आपके सप्त ऋषि और ये लोग जो थे, इन्होंने जो अपना निवास स्थान बनाया था वो हमारे इसी क्षेत्र में, जो आपका अलकनंदा की जो घाटी है आपके बद्रीनाथ और यहाँ से लेकर आगे की जो घाटी है वहां पर ही आपका अलकापुरी एक क्षेत्र आपका प्रसिद्ध था। इसी अलकापुरी में उनके द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की गई थी। तो वहां से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के साथ यदि हम दूसरी चीज देखें कि हमारे गैर धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं, जो किसी धर्म पर आधारित न होकर ये इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए हैं। तो गैर धार्मिक स्रोतों में सबसे प्रसिद्ध जो यहाँ से जानकारी मिलती है वो हमें जब मौर्य वंश के जो महान शासक हुए अशोक, तो अशोक के जो अभिलेख थे उन अभिलेखों, अशोक याद रखिएगा, अशोक के जो कुल अभिलेख पाए गए हैं, जो इसके 3 प्रकार के अभिलेख हैं, एक आपके शिलालेख है, एक आपके स्तंभ लेख है और एक आपके गुहा लेख है। तो उनमें से जो शिलालेख हैं जो पत्थरों पे लिखे गए हैं उनकी जो संख्या है, जो बृहद अभिलेख है उनकी संख्या 14 है। और इन 14 शिलालेखों में से जो दूसरा अभिलेख आपका पाया गया है वो कालसी से पाया गया है। कालसी में 1860 में फोस्टर नाम के एक अन्वेषण करता हुए और उन्होंने 1860 में कालसी के अभिलेखों की खोज की थी। जो कालसी के अभिलेख हैं, इस अभिलेख में आपका पाली भाषा प्रयोग की गई है और इसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो आपके ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इससे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी ये मिलती है कि यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों के लिए पुलिंग नाम यहाँ पर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब आपका मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य के समय हो सकता है कि हमारे इस क्षेत्र में आपका पुलिंद राजवंश उस समय संचालित रहा हो और उन्होंने उन्हें पुलिंद न कहते हुए थोड़ा से अपभ्रंश करके इसे पुलिंद कहा गया। दूसरा, इस क्षेत्र के लिए इन्होंने एक शब्द निकाला था, उसका नाम था आपका अपराध शब्द। तो यहां से हमें उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, या उस समय ये भूभाग किस तरीके से संचालित किया गया था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, याद रखिएगा, कालसी अभिलेख जो है, यहाँ पर एक पशु है
मुख्य रूप से जिसको दर्शाया गया है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो वहां पर जो मुख्य पशु है वो आपका हाथी के रूप में उसको दर्शाया गया है। उसके अलावा हमें इसी टाइम पीरियड पे जब आपका भारत में हिंद यमन आक्रमण हुए और उसके बाद धीरे धीरे करके शक, पल्लव, कुषाण इन लोगों की यहाँ पर उत्पत्ति हुई, और हमारे उत्तराखंड में जब आपका पुलिंद राजवंश स्थापित हुआ तो उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे साम्राज्य देखने को मिलते हैं। उन्हीं राजवंशों में से एक राजवंश हमें यमुना उपत्यका में भी दिखाई देता है। ठीक है, वहां पर हमें बहुत सारे साम्राज्य, आगे हम उस चीज पे चर्चा करेंगे कौन कौन से वो राजवंश थे, लेकिन उनमें से एक यादव राजवंश था, और उन यादव राजवंश में से एक राजकुमारी हुआ करती थी ईश्वरा। तो ईश्वरा ने आपका चक्राता वाले रीजन पे एक मंदिर की स्थापना की, लाखा मंडल, और उस लाखा मंडल में आपके राजकुमारी ईश्वरा के द्वारा एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया, और इस अभिलेख में उसने उस समय के जितने भी उस यमुन प्रदेश या आपके यमुना उपत्यका है, जो यमुना नदी है उसके किनारे पर जितने भी साम्राज्य बसे हुए थे उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है। ठीक, उसके अलावा आप देखते हैं कि गोपेश्वर और बाड़ाहाट, देखिए गोपेश्वर में जो आपका गोपीनाथ का जो मंदिर है उसके प्रांगण में एक आपका त्रिशूल स्तंभ लेख, यहाँ पर एक त्रिशूल स्तंभ की स्थापना की गई है, शक्ति स्तंभ भी उसको कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस त्रिशूल की स्थापना जो थी वो नागवंशी शासक नागपति नाग के द्वारा की गई थी। तो वहां से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा त्रिशूल स्तंभ लेख जो हमारा पाया गया है वो बाड़ाहाट से पाया गया है। अब जानते हैं कि बाड़ाहाट जो है वो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, और इससे भी हमें उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि जब 5वीं 6वीं शताब्दी या जो ये नागवंशी जो शासक थे उन्होंने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने अभिलेख और ये त्रिशूल स्तंभ लेख यहाँ पर स्थापित करवाए। तो वहां से भी हमें इस उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिली है। याद रखिएगा दोस्तों, गोपेश्वर जो त्रिशूल स्तंभ लेख है यहाँ पर आपका दक्षिणी ब्राह्मी का प्रयोग किया गया है, और यदि हम बाड़ाहाट उत्तरकाशी त्रिशूल स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पर आपका संख लिपि का भी प्रयोग किया गया है, और आपका कुछ ब्राह्मी लिपि, आपका उत्तरी जो ब्राह्मी लिपि है उसका भी प्रयोग किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से आपको हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक का पेपर आया था और उसमें यह सवाल पूछा गया था कि जो बाड़ाहाट त्रिशूल स्तंभ लेख है उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर आपकी संख लिपि का प्रयोग किया गया है। तो यहां से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा 6वीं 7वीं शताब्दी में जब यहाँ पर नाग वंश की स्थापना हुई, नागों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, और नागों के पश्चात जो यहाँ पर आपके अन्य राजा आए, जैसे हम ये देखते हैं कि जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए तो सबसे पहले हिंद यमन आक्रमण हुए। हिंद यवनों के बाद जो दूसरा आक्रमण हुआ वो शकों का आक्रमण हुआ। शकों के बाद जो आपका तीसरा आक्रमण हुआ वो आपके पल्लवों का आक्रमण हुआ, और चौथे क्रम में जो आक्रमण हुआ था वो आपके कुषाणों का आक्रमण हुआ था। भारत में सबसे पहले जो सिक्के चलाने की और सोने के सिक्के चलाने की प्रथा प्रारंभ हुई वो आपके हिंद यवनों के द्वारा हुई, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे वो कुषाणों ने चलाए थे, और कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमाया। और इन्हीं कुषाणों के कुछ सिक्के हमारे उत्तराखंड से भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से भूविष्ठ के जो 44 आपके सोने के सिक्के हैं वो आपके टिहरी मुनि की रेती से प्राप्त हुए हैं, और इनके बहुत सारे सिक्के आपके नैनीताल से भी प्राप्त हुए हैं, आपके काशीपुर वाले रीजन से प्राप्त हुए हैं। तो उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि कुषाण जो लोग थे इन्होंने हमारे उत्तराखंड पर राज किया, और जो भी इस यहाँ के बारे में जानकारी थी वो उन्होंने अपने ग्रंथों में उसके जानकारी दी भी है। तो यहाँ से भी हमें उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा आप देखते हैं कि 1191 में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आक्रमण हुआ था। नेपाल से आए हुए एक शासक थे आपके अशोक चल, तो अशोक चल ने 1191 में आक्रमण किया, ठीक है, और उन्होंने आपका बौद्ध गया में एक अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया है, और उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने पूरे खस प्रदेश को क्या किया था, विजिट किया था। ठीक, उसके अलावा अशोक चल का जो अभिलेख है वो हमें गोपेश्वर के त्रिशूल स्तंभ लेख से भी प्राप्त होते हैं। वो भी उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी उससे हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं।
उसके अलावा आप देखते हैं कि 1223 में यहाँ पर एक आक्रमण और हुआ था आपका कराचल देव का, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर उस समय कौन कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी, और उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो इनके अभिलेखों से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये तो हो गया आपके गैर धार्मिक स्रोत। तीसरा हम देख लेते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत वो स्रोत है जिसके अंतर्गत यहाँ पर आने वाले जितने भी आपके विदेशी नागरिक थे, उन लोगों ने जिस भी प्रकार से हमारे उत्तराखंड को देखा उसकी जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दी। और इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध आपका हुआ था वो था आपका व्हेन सांग। देखिएगा, व्हेन सांग जो भारत में आया था वो आपके हर्ष के टाइम पीरियड पे आया था, और जब हर्ष के टाइम पीरियड पे ये भारत में आया तो इसने ऐसा माना जाता है क्योंकि इस बार आयोग ने भी आपको सवाल पूछा हुआ था कि व्हेन सांग ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी, तो लगभग 634 ईस्वी में वो आपके हरिद्वार आया। उसके बाद उसने हरिद्वार हुआ, आपका ये जो पूरा क्षेत्र है, जो उसने एक क्षेत्र का नाम या मोपोलो जो आपके हरिद्वार के लिए इस तरीके से कहा गया है, या आपका जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया तो आपका ब्रह्मपुर क्षेत्र निकल के आया था, उसके बारे में जानकारी दी। वो आपके बद्रीनाथ यात्रा पे गया, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो ये सारी जानकारियां उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आपका सीयूकी। सीयूकी में उन्होंने उत्तराखंड के बारे में जो भी उन्होंने यहाँ पर यात्रा की उसके बारे में, या यहाँ की जो भी चीजें उन्होंने देखी अपने आसपास, सारी चीजों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में की थी। और ये भी उत्तराखंड को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके अलावा आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जब आपका अंग्रेजों का शासनकाल हुआ तो उस समय मनुची हो गया, या हम उससे पहले देखें तो आपका फॉस्टर हो गया, ठीक है, मनुची हो गया, आपका जेआरसी विलियम हो गया, या सबसे प्रसिद्ध जो आपको दिखाई देता है हिमालयन गजेटियर की जो निर्माता है एटकिंसन। तो एटकिंसन ने जब यहाँ की यात्रा की और यहाँ के बारे में उल्लेख किया तो वो हमें सबसे प्रसिद्ध एक पुस्तक मिलती है जिससे हमें हमारे उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीयूकी, और सीयूकी के जो जिन्होंने लिखी थी वो आपके व्हेन सांग है, और व्हेन सांग ने उत्तराखंड की जो यात्रा की थी वो 634 से, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से हमें यात्रा वृत्तांत से भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो चौथा बच जाता है आपका लोक साहित्य, तो आप जानते हैं कि लोक साहित्यों में मुख्य रूप से आता है हमारे जो पवाड़े हैं, हमारे जागर हैं, चाहे वो जीतू बग्वाल के हैं, कृष्ण लीलाओं पर आधारित है, हमारी पांडव लीलाएं हैं, या हमारे लोक साहित्य में जितने भी हमारे वीर पुरुष हुए हैं, या माधव सिंह भंडारी हुए, हमारे कुमार वंशी जितने शासक हुए जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे युद्ध लड़े, और उनकी जो वीर गाथाएं हैं वो आज भी प्रचलित है, हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो उनसे भी हमें इस उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो लोक साहित्य में सबसे प्रसिद्ध आता है आपका पवाड़ा हो गया और जागर हो गया, ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये तो था हमारा साहित्यिक स्रोत जहां से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत। देखिएगा, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो शामिल किया गया है, पहले तो ये देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत हुआ क्या। देखिएगा, ये दो शब्दों से मिला हुआ है, पुरा और तात्विक या तत्व, और इनसे बनी हुई चीजें। प्राचीन समय में जो भी आपके आदि मानव हुए या उस समय के जो लोग हुए, उन्होंने जितनी भी चीजें अपने टाइम पीरियड पे प्रयोग की और उससे उन्होंने अपनी जानकारियों को जिस भी माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा या जिस भी माध्यम से उन्होंने उसको उकेरा है, वो हमारे पुरातात्विक स्रोत कहता है। उस पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमारे जो इतिहास को बांटा गया है वो दो प्रकार से बांटा गया है। एक आपका प्राग ऐतिहासिक काल और एक आपका आद्य ऐतिहासिक काल, या ये कह लें कि इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और एक आपका ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल था कि जब आपका न तो भाषा थी और ना ही लिपि थी। जो मानव था वो आदि मानव के रूप में यहाँ पर निवासित था, और उसने उस समय अपने टाइम पीरियड जो भी चीजें उसने देखी या जो भी चीजें उसने महसूस की, उन चीजों को उसने अपने चारों ओर पत्थरों पे या गुफाओं में जहां भी उसने उद्गीर्ण करवाया, तो वहां से हमें जानकारी मिली।
ये कहलाया आपका प्राग ऐतिहासिक काल। मुख्य रूप से न तो भाषा थी और न ही लिपि थी। उसने जो भी भाषा और लिपि का हमें उस समय प्रयोग किया, उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। दूसरा काल कहलाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मुख्य रूप से वह काल जब आपका भाषा भी बन चुकी थी, लिपि भी बन चुकी थी, लेकिन उनको पढ़ने में अभी तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो वो कह रहा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा आपका ऐतिहासिक काल, जिसके हमारे पूरे साक्ष्य और लिखित रूप से ग्रंथ उपलब्ध है। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत। देखिएगा, उत्तराखंड में जो पुरातात्विक स्रोतों का पहली बार जो जिन्होंने जानकारी हमें दी थी वो आपके हेनरी हैंडबुक थे। इनको उत्तराखंड में प्राग इतिहास का जनक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने 1856 में चंपावत है, चंपावत में एक मंदिर पड़ता आपका देवीधुरा। देवीधुरा में इन्होंने पहली बार आपके प्राग ऐतिहासिक काल टाइम पीरियड के कुछ ऐसे स्रोत प्राप्त किए थे जो उस समय के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। तो इन्होंने वहां पर जो कुछ कप मार्क, आप जानते हैं कि कप मार्क्स मुख्य रूप से उत्तराखंड में एक हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में तो बहुत कम प्रचलित है, लेकिन एक धान को कूटने के लिए हम एक ओखली नुमा एक पत्थर का प्रयोग करते हैं। तो उस समय आपके देवीधुरा में ये जो कप मार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा पाए गए। तो इनसे ये जानकारी मिली कि हो सकता है कि उस समय का जो मानव था वो इनके माध्यम से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उनको पढ़ने में मैंने आपको पहले भी कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी लिखा गया वो न तो कोई भाषा थी ना ही कोई लिपि थी, तो ऑब्वियस था उसको समझने में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन पहला प्राग ऐतिहासिक काल का जो स्रोत था वो हमारे देवीधुरा से प्राप्त हुआ है 1856 में। याद रखिएगा, सन को याद रखिएगा, 1856 बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल भी। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो देवीधुरा है, देवीधुरा में आपका एक मेला आयोजित होता है रक्षाबंधन के अवसर पर, जिसको आप बंगाल मेले के नाम से भी जानते हैं, या पहले इसको पाषाण, यहाँ पर पाषाण युद्ध होता था, ठीक है। तो वहां पर देवीधुरा के मंदिर में आपका जो बंगाल मेला है या आषाढ़ी कौतिक जिसको कहा जाता है, तो ये यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अभी आपके उत्तराखंड राज्य के द्वारा उसको राजकीय मेले के रूप में उसको अपने उसमें शामिल किया हुआ है, राजकीय मेला उसको घोषित किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल का जो स्रोत है वो कौन कौन से है। देखिए, उस समय आदि मानव था, तो आदि मानव, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल जो था इसको पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मानव के द्वारा प्रयोग किया गया वो केवल एक ही चीज था, आपका पत्थर, तो इसीलिए इसको पाषाण काल भी कहा गया है। इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपका उच्च पाषाण। तो मुख्य रूप से पत्थरों पर ही निर्भर था, और पत्थरों पर जो इसकी निर्भरता थी उसके आधार पर हमें जो जानकारी मिली है वो यहाँ के उड़ियार या यहाँ की गुफाओं से मिली है। याद रखिएगा, हमारे उत्तराखंड में जो भी गुफाएं वगैरह हैं उनको हम लोकल लैंग्वेज में उड़ियार के नाम से ही प्रयोग करते हैं। तो हमारे जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इसको उसी रूप में अपने पुस्तकों में इनका वर्णन किया हुआ है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की जो हमें प्रमुख जानकारी जो मिली हुई है उनमें से सबसे प्रमुख है आपका लाकू उड़ियार, जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। उससे पहले भी चीजें थी, लेकिन जो पहली खोज हुई थी वो 1968 में हुई थी। और यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल की जो चीजें रिसर्च होनी शुरू हुई, जिनकी खोज होनी शुरू हुई, उसके खोजकर्ता जो सबसे पहले हुए वो आपके एनवी जोशी जी हुए। याद रखिएगा, जो अल्मोड़ा है, जो लाकू उड़ियार पाया गया है, ये आपके अल्मोड़ा जिले में पाया गया है, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में एक नदी प्रवाहित होती है आपकी सोयाल नदी। ऐसा कहा जाता है कि अल्मोड़ा जो है वो भी इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। 2 नदियों का संगम था यहाँ पर, साबरमती हो गई और सोयाल हो गई। तो सोयाल नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका अल्मोड़ा, और उसी अल्मोड़ा जिले में इसी सोयाल नदी के किनारे पर स्थित है आपका लाकू उड़ियार। इस लाकू उड़ियार की जो खोज की गई थी ये 1968 में आपके एनवी जोशी जी के द्वारा की गई थी। इनको पहला खोजकर्ता भी माना जाता है, हमारे उड़ियार जितने भी खोजे गए हैं उनके पहले खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो अल्मोड़ा में एक नदी प्रवाहित होती है आपकी सुयाल नदी, और इसी सुयाल नदी के तट पर बसा हुआ है आपका लाकू उड़ियार। लाकू उड़ियार में जो चित्र उकेरे गए हैं वहां पर आपका मानव को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है।
तो इसीलिए इसका जो मुख्य विषय है वो आपका सामूहिक नृत्य है। सामूहिक नृत्य में यहाँ पर आदि मानव को दिखाया गया है, बहुत सारे लोग वहां पर समूह में नृत्य करते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चित्र जो पाए गए हैं उत्तराखंड में, शैल चित्र जो पाए गए हैं वो आपके लाखू उद्यान में पाए गए हैं। तो इसी कारण जो आपका लाखू उद्यान है उसको आपका शैल चित्रों का संग्रहालय उसे कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा जो यही अल्मोड़ा में एक और पाया गया आपका लुएथाप, क्योंकि कुमाऊनी लैंग्वेज में आपका जो लुए है वो खून को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपके शैल चित्र हैं उन शैल चित्रों का जो कलर है वो लाल रंगों में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसी कारण इस क्षेत्र का नाम भी आपका लुएथाप ऐसा माना जाता है कि इसीलिए इसका नाम लुएथाप वगैरह रखा गया है। ठीक, तो लुएथाप से हमें जो आपकी जो शैल चित्र पाए गए हैं वहां पर आपका लाल कलर में आपके मानवों को दर्शाया गया है, और वहां पर भी जो उस समय के आदि मानव या जो भी मानव रहा करते थे उनको नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक, उसके अलावा अल्मोड़ा में ही पड़ता है आपका पेटसाद। देखिए एग्जाम में कई बार आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो केवल इससे संबंधित होते हैं कि लाखू उद्यान किस जिले में पड़ता है, पेटसाद, लुएथाप, फलसीमा, हटवाल घोड़ा कहाँ पड़ता है। ठीक है, कई बार तो केवल जिलों से संबंधित ही सवाल पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि कहां से ये स्थान कहां पर स्थापित है या कहां से ये संबंधित है। ठीक, उसके अलावा कभी कभार ये सवाल आपको दिखाई देते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के नृत्य का उल्लेख किया गया है, कौन कौन से यहाँ पर मानव या किस प्रकार से मानवों को दर्शाया गया है, किस रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये सारे आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लाखू उद्यान हो गया, लुएथाप हो गया, पेटसाद हो गया, फलसीमा हो गया, हटवाल घोड़ा हो गया और कसार देवी हो गया। ये सारे जितने भी आपके उद्यान पाए गए हैं ये सारे आपके अल्मोड़ा से पाए गए हैं। ठीक, तो उसके बाद आपका जो पेटसाद है यहाँ पर भी आपके मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पर जो दिखाया गया है वो आपके नृत्य की जो कथक शैली है उस कथक शैली में उनको नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक, उसके अलावा जो आपका फलसीमा है, फलसीमा से भी आपका नृत्य करती हुई जो नृत्य करती हुई जो आपकी चित्र जो पाए गए हैं वो एक तो योग की मुद्रा में पाया गया है। ठीक है, और दूसरा नृत्य करते हुए जो कुछ यहाँ पर क्या पाए गए हैं, कुछ मूर्ति टाइप में इन्होंने उकेरा हुआ है, मतलब पत्थरों पे ही इन्होंने कुछ कलाकृति की हुई है, उसको मूर्ति के रूप में ढाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको योग और नृत्य करती हुई जो आपकी मुद्राएं हैं वो आपको दिखाई देती है, यहाँ से प्राप्त होती है। उसके अलावा आपका हटवाल घोड़ा अल्मोड़ा में ही ये पाया गया है। यहाँ पर एक मुखौटा भी पाया गया है जो किसी जानवर के रूप में उसको बताया गया है। भैंसे का भी यहाँ से उल्लेख मिला है कि ऐसे कुछ जानवरों के भी उल्लेख मिले हुए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो पशु की आकृति वाला जो यहाँ पर पाया गया है चित्र वो आपके हटवाल घोड़ा से पाया गया है। उसके अलावा आप जानते हैं कि कसार देवी ये आपके अल्मोड़ा में पड़ता है, कसार देवी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें इस प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ शैल चित्र दिखाई देते हैं। तो ये तो हुए आपके अल्मोड़ा के प्रमुख उद्यान। उसके अलावा हमारे चमोली से भी कुछ प्रमुख उद्यान पाए गए हैं जिनसे हमें तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है कि कौन कौन सी चीजें उस समय यहाँ पर हुआ करती थी। तो उनमें सबसे प्रसिद्ध है आपका ग्वारख्या गुफा। जिस ग्वारख्या गुफा की खोज की गई थी आपके राकेश भट्ट जी के द्वारा, वो इसकी खोज करता थे, लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ग्वारख्या गुफा आपके प्राग ऐतिहासिक काल का न होते हुए ये आपका जब यहाँ पर गोरखों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया 1804 में, तो 1804 से लेकर 1814 तक जो आपका गोरखों का साम्राज्य रहा, तो उसी टाइम पीरियड पर गोरखों के द्वारा जो भी लूट यहाँ से मचाई गई थी उस लूट के सामान को इन्होंने एक जगह पर रखवा दिया था। तो वहां पर उसको निर्देशित करने के लिए उन्होंने इस शैल चित्रों का या इनका यहाँ पर क्या किया था, निर्माण किया था। लेकिन फिर भी इनको पत्थरों पर उकेरा गया है, तो उनसे जानकारी यही मिलती है कि ये हमारे प्राग ऐतिहासिक काल के टाइम पीरियड की है। यहाँ पर भी जो मुख्य विषय रखा गया है वो आपके पशुओं को हाँकने का जो है यहाँ पर, क्योंकि कुछ तो नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारे जो चित्र दिखाए गए हैं वो आपके पशुओं को हाँकते हुए दिखाए गए हैं। ठीक, यहाँ पर जो रंगों का प्रयोग किया गया है, एक तो आपके गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है और एक आपके लाल रंगों के चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो प्रसिद्ध है आपका ग्वारख्या गुफा, जो कि आपके जोशीमठ वाले रीजन में, हमारे चमोली जिले में जोशीमठ से थोड़ा आगे यहाँ पर ये आपको दिखाई देता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर एक और है आपका किमिनी गांव।
जो कि आपके थराली वाले रीजन पे है, वहां से भी हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमारे चमोली में एक जगह पड़ती है आपकी मलारी, ठीक। तो मलारी से भी हमारे जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो कुछ अवशेष हैं वो भी पाए गए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका जब हेमंती नंदन बहुगुणा जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उनके जो इतिहास विभाग के जो शोधार्थी हैं, उनके द्वारा जब यहाँ पर कुछ खोज किया गया, तो उन्होंने यहाँ पर जो आपका एक सोने का मुकुट पाया था, कुछ उस समय की जो जानकारियां जो हमें देती हैं, उनके अवशेष इन्होंने पाए थे। उसके अलावा इस मलारी गांव से आपके कुछ मृद भांड भी पाए गए हैं, जो हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के रहे हो, ठीक है। तो ये जानकारी हमें मलारी गांव से प्राप्त हुई है। उसके अलावा हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी से भी हमें एक जगह वहां पर पड़ती है आपके हुडली, तो हुडली से भी हमें प्राग ऐतिहासिक काल की कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। और हुडली में जो हमारे चित्र पाए गए हैं, उनमें आपका नीले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक। उसके अलावा आपका पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में उस समय के कुछ या आपका ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि तांबे का प्रयोग तो आपका थोड़ा आगे हुआ था, जब नवपाषाण काल शुरू हुआ था, तो नवपाषाण काल के अंतिम समय पे तांबा जो पहली धातु खोजी गई थी मानव के द्वारा, वो तांबा धातु थी। तो तांबे की जो मूर्ति पाई गई है वो आपके पिथौरागढ़ बनकोट से पाई गई है, ठीक है। तो इससे भी हमें उत्तराखंड के बारे में या उस समय का जो समय रहा होगा, आदि मानव का जो टाइम पीरियड था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है हमारे ऐतिहासिक काल के इन स्रोतों के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारे उत्तराखंड को जानने का एक स्रोत, ठीक। एक हमने देखा आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा देखा पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा जब हम इतिहास के कालखंड को प्रागैतिहासिक में बांटते हैं, तो दूसरा हमारा कालखंड होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में, वो आपके कुछ कप मार्क्स हैं, कुछ आपके समाधान हैं, कुछ आपके ताम्र उपकरण हैं, कुछ आपके मृद भांड हैं। इन सभी चीजों से हमें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय उत्तराखंड में कौन कौन सी चीजें थी, या उत्तराखंड में भी इस आद्य ऐतिहासिक काल के कौन कौन से प्रमाण थे। आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से तांबा जो धातु थी, उस धातु का प्रयोग होना शुरू हो चुका था, ठीक है। तो इसीलिए उत्तराखंड से जो पहला आपका जो ताम्र उपकरण पाया गया है, ये हरिद्वार से पाया गया है। और हरिद्वार में एक जगह पड़ती है आपके बहादुराबाद, तो बहादुराबाद में पहला जो ताम्र उपकरण खोजा गया था, वो आपका 1951 में खोजा गया था। पहला ताम्र उपकरण याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल का पहला उपकरण जो यहाँ पर पाया गया है 1951 आपका हरिद्वार और हरिद्वार के बहादुराबाद से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ताम्र उपकरण और पाए गए, जिसमें आपने कहा था कि बनकोट से भी आपके पिथौरागढ़ बनकोट है, वहां से आपके 7 या 8 के करीब तांबे की कुछ मानव मूर्तियां पाई गई हैं, उनको मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है, तो वो भी पाई गई है। तो वो भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। उसके अलावा हम आपका इस टाइम पीरियड में एक चीज कहा कि मलारी से आपके कुछ मृद भांड पाए गए हैं। खोजकर्ता जो है हमारे शिव प्रसाद डबराल जी हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है आपके उत्तराखंड का इतिहास, 12 खंडों में ये विभाजित है। तो उसमें उन्होंने इस चीज की जानकारी दी है कि मलारी में कुछ आपके मृद भांड पाए गए, और ये जो मृद भांड थे, इन मृद भांडों की जो आकृति है वो आपके पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृद भांड पाए गए हैं, उनसे उनकी सिमिलरिटी बताई गई है। तो ये भी हमें इस काल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा, इस टाइम पीरियड पे आद्य ऐतिहासिक काल में एक संस्कृति प्रचलित हुई थी, जिसका नाम था आपका महास्म संस्कृति। महास्म संस्कृति का जो विकास हुआ था वो आपके पत्थरों से हुआ था, और इस महास्म संस्कृति के टाइम पीरियड की जो पत्थरों की एक आकृति, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो समाधान की जो प्रक्रिया थी, समाधान की प्रक्रिया में जो आपका पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, यदि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती थी तो उसको दफनाया जाता था और उसके ऊपर से पत्थर रखा जाता था। तो ये भी महास्म संस्कृति का ही क्या था, एक उदाहरण था। वो भी हमारे उत्तराखंड में पाया गया है, और मुख्य रूप से ये जो प्रथा हम देखने को मिलती है हमें, वो हमारे यहाँ पर एक जनजाति है भोटिया जनजाति, तो वहां से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था हमारे उत्तराखंड के इतिहास को जानने का स्रोत, जिसके अंतर्गत हमने आपके साहित्यिक स्रोत देखे, पुरातात्विक स्रोत देखे। साहित्य में हमने आपके वेद,
बौद्ध ग्रंथ और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हुए उनके बारे में, उनसे हमें उत्तराखंड के बारे में जो भी जानकारियां मिली उससे हमने ये चीजें या उत्तराखंड के बारे में हमें प्राप्त हुई। ठीक है, उसके अलावा हमने आपका प्रागैतिहासिक काल के जितने भी उद्यान है उनके बारे में चर्चा की, उनसे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये था हमारे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगली जो सीरीज रहेगी वो भी इसी प्रकार से आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसमें कि आपका पूरा रिवीजन बैच आप लोगों के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।